हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने एक खूबसूरत सा प्रकरण जिसका नाम है सुनामी, आज इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं सुनामी का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ सुनामी। अब देखते हैं इसके बारे में। सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, सुनामी शब्द आपका जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका है शु और आपका नौमी। क्लियर? जिसमें शु का अर्थ है हार्बर। हार्बर का मतलब क्या है? बंदरगाह। क्लियर? और नौमी का अर्थ है तरंग। इसमें शु का अर्थ है हार्बर और उसको कहते हैं हिंदी में बंदरगाह, और नौमी का अर्थ है तरंग। क्लियर? अब देखते हैं आगे। आगे है आपका अर्थात ऐसी तरंग जो समुद्री तट के क्षेत्रों में यानी बंदरगाहों पर आती हैं और उनको क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। मतलब ऐसी तरंग जो आपके समुद्र तटीय क्षेत्रों में, केवल बंदरगाहों पर नहीं अपितु जितना भी तटीय क्षेत्र है आपका, उन सभी राज्यों में उनके तटीय क्षेत्रों में जो है प्रभावित करें, वो आपका सुनामी कहलाती है। क्लियर? आगे देखते हैं। सुनामी शब्द की रचना जापान के उन मछुआरों ने की थी जिन्होंने कई बार खुले समुद्र में तरंगों की कोई विशिष्ट हलचल न होने के कारण भी बंदरगाह को जुड़ा हुआ देखा था। समझ गए ना बात? अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? सुनामी क्यों आती है, इसका प्रमुख तथ्य हम जान लें। सुनामी क्यों आती है? तो सुनामी आने के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला आपका है प्राकृतिक कारण। तो अब प्राकृतिक कारण में हम लोग देख लें। पहला इसमें है आपका भूकंप। तो भूकंप के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आपको इसके पहले कुछ और हम एक आध दो लाइन हम आपको और बता दें। सुनामी वे सागरीय तरंगें होती हैं। आपको कुछ हम अदर शब्दों में सुनामी के बारे में आपसे हम बता रहे हैं। सुनामी वे सागरीय तरंग हैं जो तटीय भागों को प्रभावित करती हैं और बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनती हैं। क्लियर? सुनामी एक तरंग नहीं होती बल्कि तरंगों की एक श्रृंखला होती है जो महासागरीय तलों के निकट या उनके नीचे भूगर्भित परिवर्तन के कारण पैदा होती हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। हम आपको बता दें भूकंप के बारे में, जो कि आपका ये प्राकृतिक कारणों में है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्राकृतिक कारण में आपका एक भूकंप है जो कि सुनामी आने का एक कारण है। तो भूकंप के बारे में हम देखते हैं। समुद्र में जब भूकंप आता है तो समुद्र का जल ऊपर की ओर उठता है। वह जल अपनी उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए नीचे की ओर गिरता है, जिससे महासागर के चारों ओर गोलाकार तरंगों का निर्माण होता है। क्लियर? अब आगे है। ये तरंगें कुछ इस प्रकार की होती हैं जैसे आप किसी पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो पानी में गोलाकार तरंगें बनती हैं। क्लियर? तो ये जो है, एक जान लीजिए कि आप बवंडर का नाम सुना होगा आपने। तो वो गोल चक्कर करते हुए काफ़ी ऊंचाई तक जो है उसको देखा जाता है गर्मियों के सीज़न में। तो ज़्यादा करके वो बवंडर का ही रूप होता है सुनामी का। तो ये पानी का सैलाब काफ़ी ऊपर तक उठता है और गोल राउंड जो है गोलाकार रूप में इसका जो है आकार बनता है। क्लियर? मतलब ऊपर की तरफ चौड़ा होता है और नीचे की तरफ पतला होता है। समझ रहे हैं ना? अब देखते हैं आगे। दूसरा आपका कारण है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में देखते हैं, जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा समुद्र में गिरता है। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा समुद्र में गिरता है तब समुद्र में धाराओं का निर्माण होता है जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। तो ये प्राकृतिक कारण में आपका
सुनामी क्यों आता है, तो एक आपका कारण ज्वालामुखी हो गया। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, तीसरा है आपका हिमखंड। अब इसको हम अध्ययन करते हैं। हिमखंड, अगर आप ध्रुवीय या आर्कटिक वृत्त के आसपास के देशों की ओर ध्यान दें, मतलब आर्कटिक वृत्त आपका कहाँ 66.5 डिग्री हमने आपको बताया है। आप उत्तरी ध्रुवी या दक्षिणी ध्रुवी या आर्कटिक वृत्त या फिर अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है ग्लोब में, ध्यान दीजिएगा। तो उसके आसपास के देशों में हम ध्यान देते हैं, तो जैसे आपका है नॉर्वे, कनाडा, ग्रीनलैंड, यहाँ पर बहुत बड़े हिमखंड पाए जाते हैं। जब यह हिमखंड खिसक कर समुद्र में गिरते हैं, तब समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होता है। तो आपको बता दें, जो हिमखंड हैं ये बहुत ही विशालकाय होते हैं। जब ये पिघलते हैं तो कुछ इसका हिमखंड का जो कुछ अंश जो है अचानक समुद्र में गिरता है, तो बहुत लंबा जो है क्या नाम है लहरों का निर्माण हो जाता है। क्लियर। जिससे तटीय क्षेत्र जो है बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो एक कारण आपका प्राकृतिक कारण में सुनामी आने का ये भी है, हिमखंड। क्लियर। और आगे है आपको बता दें उल्कापिंड। प्राकृतिक कारणों में एक कारण आपका उल्कापिंड है। तो उल्कापिंड में जब कोई अंतरिक्ष से आने वाला उल्कापिंड पृथ्वी के महासागरीय क्षेत्र से टकराता है, तब इस पिंड के टकराने के फलस्वरूप समुद्र में गोलाकार तरंगों का निर्माण होता है। अतः यह सुनामी आने का एक कारण है। समझ रहे हैं ना आप। फिर से देखिए, जब कोई अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड पृथ्वी के क्षेत्र में आता है, तब जो है इस पिंड के टकराने से फलस्वरूप समुद्र में गोलाकार तरंग का निर्माण होता है और यह सुनामी आने का एक कारण मान लिया जाता है। क्लियर। आगे है आपका भूस्खलन। अब इसको देखते हैं हम। समुद्री क्षेत्रों के आसपास अत्यधिक वर्षा होती रहती है, यानी जो समुद्र का क्षेत्र, जो इसके किनारे बसे क्षेत्र हैं, जैसे हम आपको भारत का हिस्ट्री बता दें। भारत जो समुद्री क्षेत्रों में जो राज्य आते हैं, जैसे आपका उड़ीसा है, अभी आपने सुना था साइक्लोन का, पश्चिम बंगाल में सुना था, और इधर आपका आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तमिलनाडु, फिर आपके पश्चिम में आपका केरला, फिर उसके बाद गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका दादरा नगर हवेली, गुजरात। तो ये आपके क्या है, समुद्र के आसपास के इलाके हैं, मतलब राज्य हैं। तो वही कह रहा है, समुद्री क्षेत्रों के आसपास अत्यधिक वर्षा होती रहती है। वर्षा के अत्यधिक होने के कारण भूमि के बड़े बड़े टुकड़े खिसक कर समुद्र में गिरते हैं, जिससे सुनामी तरंगों का निर्माण होता है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। आगे आपका है दूसरा कारण। अब तक आपने प्राकृतिक कारण पढ़ा था, और दूसरा कारण है मानवीय कारण। अब इसके बारे में हम देख लें। मानवीय कारण में तो इसमें आपका है एकमात्र कारण, वो है आपका परमाणु परीक्षण। तो जब किसी देश के द्वारा समुद्री क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, तो समुद्र में भयंकर लहरें बनती हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है उत्तरी कोरिया में वहाँ के जो राजा हैं, मतलब किम जोंग, उन्होंने जो है क्या किया कि समुद्र में हर देशों का, सभी देशों का प्रयोग जो है अपना मिसाइल लॉन्चेस, रॉकेट, तो ये सब करते हैं। तो उसका प्रयोग जो है, तो उसका पहले एक बार ट्रायल लेते हैं, और वो सफल है या नहीं, तो उसके बाद फिर उसका दूसरा प्रयोग करके फिर उसको हम सैटेलाइट या फिर अपने अंतरिक्ष में उसको स्थापित करते हैं। तो वो चीज़ जो है पहले समुद्र में प्रयोग किया जाता है। तो उससे जो क्या नुकसान होता है कि जब वो अचानक समुद्र में गिराया जाता है, तो उससे बहुत ही भयानक जो है, आपको उम्मीद नहीं होगी, मानेंगे नहीं, उससे इतना ज़्यादा ऊंचा लहरें बनती हैं कि देखते ही दांत खट्टे हो जाएं। तो परमाणु परीक्षण, आप जानते हैं कि परमाणु परीक्षण जैसे आपको
हम बता दें कि जापान में जो परमाणु गिराया गया था, आज भी वहाँ जापान में जो है इतना विकसित होने के बाद भी समस्या उत्पन्न होती है। तो वही कारण है कि परमाणु परीक्षण समुद्र में किया जाता है, और समुद्र के बाद भी उसका जो है हलचल जो है पृथ्वी पर जो किनारे किनारे जो देश हैं, राज्य हैं, उन पर असर ज़्यादा पड़ता है। जो छोटे छोटे द्वीप हैं इन पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो यही कारण है जो है परमाणु परीक्षण का। ये लहरें अत्यंत विनाशकारी होती हैं, समझ रहे हैं ना आप। इससे निकटवर्ती क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, अतः यह भी एक सुनामी का रूप धारण कर लेती है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं भारत में कुछ सुनामी आती हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में सुनामी लहरें, आपको बता दें भारत में जो सुनामी लहरें आती हैं उसको देखते हैं हम। 26 दिसंबर 2004, इसको हमारे समय में ही जो है हमारी यादों में ये चीज़ 2004 का हमने सुना था, और 26 दिसंबर का वो दिन था 2004 का। तो भारत के दक्षिणी राज्यों में भयंकर सुनामी आई थी, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। और यह महाविनाश 1 से लेकर 5 लाख लोगों को लील गया, मतलब उनको अपने गाल में समा लिया, मौत के साए में सुला दिया, और लाखों लोग बेघर हो गए। इससे सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुआ? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव समेत भारत के तटवर्ती राज्यों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। समझ रहे हैं आप। तो ये सुनामी जो है बहुत ही खतरनाक होती है। तो और भारत के जितने तटवर्ती राज्य थे उनमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आपको बता दें कि जो आपकी इंडोनेशिया है ये आपका बहुत बड़ा द्वीप समूह है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत हुई थी जो है। तो लगभग आपको बता दें कि लगभग 10,000 से ज़्यादा जो है लोग मृत हो गए थे, मर गए थे। तो ये आंकड़ा केवल आधिकारिक पुष्टि के कारण मिला था, बाकी तो कितने मरे होंगे वो तो गारंटी नहीं थी। तो ये सुनामी, इसका एक कहर इस तरह होता है। और आगे देख लें हम, यह तूफानी बाउंडर सुमात्रा द्वीप के दक्षिण पूर्व में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर उठा था। क्लियर। और रिक्टर पैमाने पर 8.9 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने एशिया के दक्षिणी हिस्से को झकझोर दिया। क्लियर। इसमें जो है छोटे छोटे द्वीपों को कम से कम 20 मीटर तक खिसका दिया। और ये आपको बता दें ये सुनामी जो भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी, मतलब भूकंप इसका जो है एक अहम जो है हिस्सा है। तो वही कह रहा है कि भूकंप जो बना था वो आपका कहाँ बना था? सुमात्रा द्वीप के पास। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया था और 20 मीटर खिसका दिया। छोटे छोटे जो द्वीप थे उनकी जो सीमा रेखा जो थी वो 20 मीटर तक खिसक गई। खिसकने का जो 20 मीटर का मतलब ये है कि मतलब 20 मीटर तक समुद्र ने जो है अपना और क्षेत्र बढ़ा लिया। आपको बता दें, जानकर आपको हैरानी भी होगी कि हर साल आपको बता दें 2 मीटर समुद्र जो है अपना क्षेत्र फैलाता है। मतलब ये जो आपके हिमखंड हैं या फिर ये जो आपकी सुनामी आती है, भूकंप जो आपके सागरों में उत्पन्न होते हैं, वो जो है आपके जलस्तर को, पृथ्वी के जलस्तर को बढ़ा रहे हैं। और जो छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो काफ़ी ज़्यादा नष्ट भी हो गए और बहुत पुराने अरसों से ये जो है होता चला आ रहा है। और अब इस समय काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने को आ चुकी है। और आने वाले समय में आपको बता दें ये 2 मीटर से भी ज़्यादा जो है समय कवर करेगा, जगह लेगा। अब तक 2 मीटर ले रहा था, तो हर साल आपको बता दें ये 2 मीटर जगह कवर करता है। 2 मीटर, समझ रहे हैं ना। तो 2 मीटर कवर करने का मतलब है कि हर साल जब हिस्सा जो तटवर्ती क्षेत्र है जब 2 मीटर कवर करेगा तो धीरे धीरे आपका ये ऊपर की तरफ चढ़ता आएगा और एक दिन ऐसा होगा कि पृथ्वी जो है सागर में विलीन हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। सुमात्रा के
दक्षिण तटीय क्षेत्र में मौजूद कुछ छोटे छोटे द्वीप दक्षिण पश्चिम की ओर खिसक गए। अब देख रहे हैं ना आप, तो जो सुमात्रा का जो दक्षिण तटीय क्षेत्र था उसमें जो कुछ छोटे छोटे जो द्वीप थे दक्षिण और कुछ पश्चिम की तरफ खिसक गए। भारत के दक्षिणी राज्यों में कहर बनकर टूटी सुनामी लहरें अपने साथ हजारों जिंदगियों के अलावा अरबों रुपए की संपत्ति को बहा ले गई। बुनियादी ढांचे में ही लगभग 800 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान लगाया गया। इसके अतिरिक्त पर्यटन उद्योग में 175 रुपये करोड़ तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों को 100 करोड़ रुपए से ऊपर का जो है नुकसान हुआ। तो ये आपका सुनामी होता है, और सुनामी सबसे खतरनाक है। ज्वालामुखी और आपकी जो है अन्य जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कम है, लेकिन आपका सुनामी बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं कुछ बचने के उपाय सुनामी से, उसको हम देख लें। इसमें है आपका समुद्र के तट से कम 100 फीट या उससे ऊपर 2 मील की दूरी पर आपातकालीन आश्रय लें। क्लियर। और पहले से निकासी मार्ग का अभ्यास करें और स्थानों की पहचान करें। तो ये तो हम आपको अतिरिक्त बता रहे हैं सुरक्षा के उपाय, ध्यान दे दीजिएगा। स्थान का चुनाव करते समय यह ध्यान अवश्य रखें कि आप किस नदी के किनारे ना हो, किसी नदी के किनारे ना हो। भूकंप या समुद्र के तेज़ी से घटते पानी जैसे संकेतों पर ध्यान दें। क्लियर। और आगे है, सुनामी आमतौर पर काफ़ी सारी लहरों की श्रृंखला होती है, इसलिए आधिकारिक सूचना के बिना तटों के पास ना जाएं। सुनामी के संकेत को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। क्लियर। तो ये था आपका बचाव के उपाय। अब आपको कुछ हम सुनामी वितरण के बारे में बता दें, जो कि हम यहाँ पर समाहित नहीं किए। इसमें सुनामी वितरण में आपको बता दें कि सर्वप्रथम जो सुनामी चिली देश में आई थी, तो ये जो चिली देश है इसमें 1868 में जो है चिली में आई थी। 1868 में चिली में आई थी और इसमें जो है लगभग 25,000 लोग मृत हुए थे चिली में। क्लियर। तो ये सुनामी जो है सर्वप्रथम चिली में आई थी 1868 में। 25,000 से ज़्यादा अधिक लोग मृत हुए थे। और आपको बता दें दूसरा आंकड़ा 1896 में कहाँ आई थी, तो जापान में आई थी, और इसमें लगभग जो है 26,000 जो है आधिकारिक डेटा था उसको हम बता रहे हैं। 26,000 से ज़्यादा लोग मरे थे, ये आपका था जापान में। क्लियर। और आगे है आपका इंडोनेशिया में 1992 में आया था। इसमें जो है लगभग 1,000 जो आधिकारिक डेटा है उसमें जो है 1992 में आया था इंडोनेशिया में। तो इसमें लगभग 1,000 लगभग जो है डेथ हुई थी। और आपको आगे बता दें फिर जो 2004 में आया, अभी हमने आपसे ऊपर चर्चा की थी, तो 26 नवंबर 2004 में जो आई थी जो सुनामी, उसमें लगभग आपको बता दें इसमें आपका बता दें 28 लाख, इसमें आपका 28 लाख जो है लोग मृत हुए थे, 28 लाख की संख्या में। क्लियर। तो ये भी आपका जो है इंडोनेशिया में आया था 1992 और 2004 में, दोनों में आपके जो है इंडोनेशिया दोनों में आए थे। जो कि जब 2004 में आया था तो उसमें 28,000 लोग मृत हुए थे इंडोनेशिया में। क्लियर। और 2009 में जो आया यह सोलोमन द्वीप में आया था। इसकी जो रिक्टर तीव्रता थी वो 8.0 थी। इसका जो है आधिकारिक पुष्टि लगभग वही 1,000 के आसपास था। तो ऐसे मतलब भूकंप आए थे जो है। और आपको बता दें 2011 में आया था जो कि 8.9 रिक्टर तीव्रता थी, जो है जापान में आया था। 2011 में आपका जापान में आया था, 8.9 की रिक्टर पैमाना था इसका, और लगभग 1.5 लाख लोग मृत हुए थे, 1.5 लाख लोग मृत हुए थे। समझ रहे हैं। तो ये आपको सुनामी का वितरण हम आपसे चर्चा किए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत ही सुंदर क्लास थी। तो अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम अगले भाग में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।
लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो टीम स्टार क्लासेस के साथ बने रहना। अपना बहुमूल्य विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।